हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग 12th क्लास की ज्योग्राफी शुरू करेंगे और ज्योग्राफी में जो लास्ट लेसन है, सेकंड लेसन का लास्ट पॉइंट जनांकीय संक्रमण। उसी जनांकीय संक्रमण को आज हम खत्म करेंगे, जो कि 10-15 मिनट की ये क्लास होने वाली है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जनांकीय संक्रमण होता क्या है। अब जनांकीय संक्रमण को ऐसे आप समझें कि उच्च जन्म दर से निम्न जन्म दर की तरफ जो परिवर्तन है वो अवस्थाओं में होता है, और उन्हीं अवस्थाओं को जनांकीय संक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनांकीय संक्रमण। किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में परिवर्तन उच्च जन्म दर से निम्न जन्म दर की तरफ अवस्थाओं में होता है, और इन अवस्थाओं को जनांकीय संक्रमण कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम लोग जनांकीय संक्रमण को पढ़ते हैं? तो भाई हम लोग इसे इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जनसंख्या के स्वरूप को समझ सकें और भविष्य में जनसंख्या को ज्ञात कर सकें, जनसंख्या का वर्णन कर सकें कि जनसंख्या किस तरीके से है, और भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगा सकें कि आने वाले समय में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, या जनसंख्या किस तरीके की होगी। तो इसका हम अनुमान लगा सके। ये किसके द्वारा लगा सकते हैं? जनांकीय संक्रमण के द्वारा लगा सकते हैं। जनांकीय संक्रमण हमें ये बता देगा कि किस तरीके से जनसंख्या होगी। अब जनसंख्या में प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र की तरफ परिवर्तन होता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में आप देखोगे कि लोग सबसे पहले प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं, फिर वो द्वितीय कार्यों में जाते हैं, उसके बाद तृतीय कार्यों में चले जाते हैं। तो ये जो परिवर्तन है वो डायरेक्टली नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप सेकेंडरी सेक्टर में जाएंगे और प्राइमरी सेक्टर को एलिमिनेट कर देंगे। ये जो परिवर्तन है ये अवस्थाओं में होगा, और इन्हीं अवस्थाओं को जनांकीय संक्रमण कहा जाता है। ठीक है। जनसंख्या में प्राथमिक क्षेत्र से परिवर्तन द्वितीय क्षेत्र की तरफ अवस्थाओं में होता है, और इन्हीं अवस्थाओं को जनांकीय चक्र कहा जाता है। क्लियर है? अब ऐसे हम देखेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। एक सिद्धांत है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है। वैश्विक परिदृश्य में जनसंख्या की संरचना को प्रदर्शित करने के लिए, विश्व की जनसंख्या को समझने के लिए कि विश्व की जनसंख्या किस तरीके से बढ़ी, कैसे कम हुई, और कब कम ज्यादा हुई, और किस तरीके से हुआ, परिवर्तन कैसे हुआ, इस परिवर्तन को समझने के लिए हम लोग जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि 3 अवस्थाएं हैं। ये क्या कहता है? कि 3 अवस्थाएं हैं। प्राथमिक अवस्था कहती है कि लोग प्राथमिक कार्य में संलग्न होते हैं और मृत्यु दर उच्च होती है, और उच्च मृत्यु दर से होने वाली जो क्षतिपूर्ति है उसकी पूर्ति लोग प्रजनन के द्वारा करते हैं। किससे करते हैं? प्रजनन से करते हैं। द्वितीय अवस्था में आप क्या देखते हो? द्वितीय अवस्था में जो मृत्यु दर है वो तेजी से कम हो जाती है, लेकिन जन्म दर उच्च रहती है, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ने लगती है। तृतीय अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाती है, और जनसंख्या कैसी बन जाती है? अस्थायी बन जाती है। इसे आप देखोगे परिवर्तन कैसे होता है। ग्रामीण खेतीहर व्यक्ति है, अब ये कहाँ जाएगा? ये शहरी क्षेत्र में जाएगा और औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र में संलग्न हो जाएगा। अब ये पूरा जो प्रोसेस है यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा जनांकीय संक्रमण। एक ग्राफ दिया गया है, जनांकीय संक्रमण ग्राफ। ठीक है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत ये कार्य कैसे करता है, इसको समझना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। आप इसको समझे कि ये कैसे काम करता है। जैसे हमने क्या देखा, जनांकीय संक्रमण को सिद्धांत को जब हमने देखा तो हमने देखा कि इसमें 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था इसमें हमने देखा, और द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। पहली अवस्था क्या कहती है? पहली अवस्था कहती है कि इस अवस्था में क्या है? जन्मदर उच्च है। जन्मदर कैसी है? उच्च है। और मृत्यु दर भी कैसी है? उच्च है। और ऐसी स्थिति में जनसंख्या बढ़ती नहीं है। लोगों को लगता है कि परिवार ही असली संपत्ति है, और प्रजनन दर भी कैसी होती है? उच्च होती है। दूसरी जो अवस्था है, दूसरी अवस्था में मृत्यु दर तो कम हो जाती है। मृत्यु दर क्या होती है? कम हो जाती है। मृत्यु दर का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन जन्म दर का ग्राफ पहले उच्च है, बाद में धीरे धीरे कम होता है। तो कहने का मतलब है लोगों के बीच जो डिफरेंस है वो ज्यादा होता है, और ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि होती है। जो तृतीय अवस्था है, तृतीय अवस्था में आप देखोगे इसमें निम्न उतार चढ़ाव, इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ पर आप देखोगे जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है। तो जनसंख्या या तो अस्थायी हो जाती है या बहुत धीमी गति से बढ़ती है। तो जितने भी विकसित देश हैं वो सारे के सारे तीसरी अवस्था में होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में आप देखोगे 200 साल पहले जितने भी देश हैं, विश्व के सभी देशों की आप बात करो, सारे के सारे देश किसमें थे? प्राथमिक अवस्था में थे। अब प्राथमिक अवस्था क्या कहती है, जरा हम इसे समझेंगे। प्राथमिक अवस्था कहती है कि अधिकतर लोग प्राथमिक क्रिया में संलग्न है, मतलब खेती पाती लोग कर रहे हैं, खेती पाती में ही संलग्न है। जन्म दर तथा मृत्यु दर उच्च होती है। इसमें जन्म दर, प्रजनन दर बहुत अधिक होती है, अर्थात जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है, लेकिन साथ साथ में मृत्यु दर भी कैसी होती है? मृत्यु दर भी उच्च होती है। महामारी, ठीक है, महामारियों और भोजन की आपूर्ति से होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति प्रजनन द्वारा की जाती है। कोई बीमारी से व्यक्ति मर रहा है या भोजन की कमी से मर रहा है,
उसकी जो क्षतिपूर्ति है उसके मरने की जगह पर दूसरा व्यक्ति होना चाहिए, इनका ऐसा मानना है। और उसकी क्षतिपूर्ति प्रजनन के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? प्रजनन के द्वारा की जाती है। तो ये किसमें? ये है प्राथमिक अवस्था में। इनका मानना होता है कि परिवार असली संपत्ति है और जीवन प्रत्याशा इनकी निम्न होती है, मतलब बहुत लंबा जीवन जीने की इनकी इच्छा नहीं होती है। इनका मानना है कि परिवार जो है वही असली संपत्ति है और इसीलिए ये महामारी और भोजन से होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति प्रजनन के द्वारा करते हैं। 200 साल पहले अगर हम बात करें तो सारे के सारे देश हमको इसी अवस्था में मिलते हैं। द्वितीय अवस्था क्या कहती है? द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर घटती है। द्वितीय अवस्था में आप देखोगे मृत्यु दर घटेगी, प्रारंभ में जन्म दर उच्च रहेगी। प्रारंभ में जन्म दर कैसी होती है? उच्च होती है, किंतु समय के साथ घट जाती है। स्वच्छता तट स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाले सुधार के कारण मृत्यु दर कम होती चली जाती है, जिससे जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। कहने का मतलब है आप देखोगे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है, तकनीकी का विकास होता है और उस विकास के फलस्वरूप, ठीक है, उस विकास के फलस्वरूप क्या होगा? जनसंख्या बढ़ जाएगी, अर्थात जनसंख्या में बढ़ने वाला जो योग है वो अधिक होगा। तो जनसंख्या कैसी होगी? जनसंख्या यहाँ पर बढ़ेगी, जनसंख्या वृद्धि सकारात्मक होगी। जो अंतिम अवस्था, ये अंतिम अवस्था क्या कहती है? अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दर दोनों घट जाती है, ठीक है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। इस अवस्था में परिवार का नियंत्रण विचार पूर्वक होता है। आप देखोगे जो तृतीय अवस्था है, ये जिसको अंतिम अवस्था कहते हैं, अंतिम अवस्था में जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ती है या स्थिर हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कैसी है? मृत्यु दर भी कम है। मनुष्य जाति नम्य है तथा प्रजननशीलता को नियंत्रित, यही बताया गया कि मनुष्य जो है नम्य जाति है, वो प्रजननशीलता को नियंत्रित कर सकती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है और इसमें आप देखो कि अंतिम अवस्था में जनसंख्या कैसी हो जाएगी? एजुकेटेड हो जाएगी। तो ये तो बात रही जनसंख्या की। अभी हम लोग देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपाय, कि जनसंख्या को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप देखो कि पहला पॉइंट क्या है? परिवार नियोजन के द्वारा। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या को सीमित कर सकती हैं, परिवार को नियंत्रित कर सकती हैं। जैसे आप देखोगे अगर दो बच्चों के बीच में गैप ज्यादा रखा जाए, दो बच्चों के बीच में गैप रखा जाए तो इससे हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि इससे प्रजनन दर नियंत्रित होगी और इससे जनसंख्या भी नियंत्रित हो जाएगी। जन्म दर कम करके, अर्थात इतने ज्यादा बच्चे होने ही नहीं चाहिए। जैसे आप देखेंगे कई सारे प्रयास किए गए, हम दो हमारे दो, और ऐसे कई सारे प्रयास किए गए जिनका उद्देश्य था कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। और जनसंख्या के मामले में आप देखोगे जनसंख्या एक ऐसा रीजन है जो हर जगह फिट हो जाता है। पॉल्यूशन की बात कर लो, आप अनाज की कमी की बात कर लो, संसाधन की कमी की बात कर लो, हर कमी का रीजन क्या है? जनसंख्या है। मतलब एक ऐसा कारण जो हर जगह फिट हो जा रहा है। आगे क्या? जागरूकता फैलाकर। दूसरा पॉइंट ये कि हम अगर लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं कि हाँ कम से कम बच्चे होने चाहिए, ताकि आप उनका शुद्ध से पालन पोषण कर सको और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सके। विभिन्न माध्यमों से जागरूकता को फैलाकर गर्भ निरोधक के लिए प्रोत्साहित करके जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। कई सारे तरीके हैं जिनके द्वारा आप जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। आगे क्या है? जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। और उपायों की लिस्ट में हम देखेंगे साक्षरता। जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि साक्षरता बढ़े और जनसंख्या नियंत्रण स्थापित हो सके। आप देखोगे ना कि जब लोग शिक्षित होंगे तो वो जनसंख्या को खुद ब खुद नियंत्रित कर लेंगे। उनको 20 बच्चे नहीं चाहिए होंगे, उनको एक बच्चा चाहिए जिसको ठीक ढंग से वो पढ़ा लिखा लें, ठीक ढंग से आगे बढ़ा लें। तो अगर हम शिक्षा को फैलाएंगे या साक्षरता को बढ़ाएंगे तो इससे जनसंख्या अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। थॉमस माल्थस एक व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि जब भी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, और जनसंख्या के मामले में आप क्या देखोगे कि खाद्य आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी, तो इसके बाद क्या होगा? फिर अकाल पड़ेगा। क्या होगा? अकाल पड़ेगा या कोई महामारी आ जाएगी या युद्ध होगा, और इन तीनों कारणों के द्वारा जनसंख्या में तेजी से गिरावट आएगी और ये जो जनसंख्या बढ़ी हुई है वो नियंत्रित हो जाएगी। ऐसे आप देखेंगे कोरोना के बारे में ना, कोरोना के बारे में लोगों ने कहा कि हर 100 साल बाद एक बीमारी आती है। क्यों आती है भाई? क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाती है, जनसंख्या को पुनः बैलेंस में लाना होता है, संतुलन में लाना होता है, इसीलिए ऐसी बीमारियां आती हैं ताकि जनसंख्या नियंत्रण में आ जाए। तो ये कथन किसने दिया था? थॉमस माल्थस ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जब भी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई युद्ध, ठीक है, आएगा या अकाल पड़ेगा और इससे जनसंख्या में तेजी से गिरावट आएगी और जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। तो ये रहा सेकंड लेसन। सेकंड लेसन के कुछ बचे हुए पॉइंट थे जिनमें हम लोगों ने पढ़ा जनांगीय संक्रमण सिद्धांत और उसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड प्रश्न आए हुए प्रीवियस ईयर में। तो आप लोग पढ़ते भी रहिए, मेहनत से आगे बढ़ते भी रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।